तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं बांग्ला सेरा भूतार गोल्पो नाम की एक बंगाली हॉरर एंथोलॉजी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि 3 कहानी है जो कि आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली कहानी का नाम है स्वप्नो माया और ये कहानी है हेमा की। होता क्या है कि सुबह सुबह हेमा के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर के आने तक ही ससुर जी खत्म हो गए। डॉक्टर ने बस उनको चेक किया और बताया कि ही इज़ नो मोर, जिससे कि सब एकदम से रोने लगे। अब घर में यहाँ पर अभी कौन कौन था? एक तो हेमा थी, हेमा की छोटी बेटी, उसकी ननद श्री, एक आदमी जो डॉक्टरों के लेकर आया था वो था, बाहर से एक आंटी आई थी वो थी, उनका एक सर्वेंट था जो हर वक्त उनके साथ रहता था, उनका ध्यान रखता था, उसका नाम था भीशु, और उनके घर पर एक पालतू तोता भी था। अब जो हेमा का पति था हरिनाथ, वो घर से बाहर था। अब वो ट्रेन से आ रहा था तो उसको टाइम लगता, तो कल सुबह 7 या 8 बजे तक पहुंचेगा, इसलिए अंतिम संस्कार भी अब कल ही होगा। तो तब तक बॉडी को घर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि हमारे हॉस्पिटल में फ्रीजर नहीं है और जहाँ पर है वो जगह बहुत दूर है, बिना मतलब का झमेला होगा। इससे अच्छा है कि आप बॉडी घर पर ही रखो। 15-16 घंटे की बात है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कल सुबह तक बॉडी घर पर रख सकता है। ये बोल के डॉक्टर चला गया और जो आदमी उसको लेकर आया था वो भी उसके साथ ही चला गया। लेकिन जो आंटी थी उनको सही नहीं लग रहा था। फिर वो हेमा के पास आती है, कहती कि बेटा मैंने सुना है कि अंतिम संस्कार कल होगा। हेमा कहती हाँ आंटी, वो कल सुबह आ पाएंगे ना, तो तब तक रुकना पड़ेगा। आंटी कहती बेटा ये तो ठीक बात नहीं है, आज ही हो जाता तो सही रहता। एक काम करो, तुम किसी रिश्तेदार को बुला लो। हेमा तो कहती कि वो सब रिश्तेदारों को बता दी है, लेकिन वो लोग भी कल तक ही आएंगे। आंटी कहती तो बेटा तुम ऐसे अकेले रहोगी? नहीं नहीं, छोटी बच्ची भी है। तो वो अपने सर्वेंट भीशु को बोलती है कि वो यहाँ रुक जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हेमा और श्री बॉडी के पैर पर आलता लगाकर उसका छापा ले रहे थे, जो कि एक बंगाली ट्रेडिशन है, जिसमें कि जब घर का कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो उनके पैर पर आलता लगाकर उनका छापा ले लेते हैं और फिर उसको फ्रेम करवा कर रख लेते हैं एज ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड मेमोरी। और ये जो पहले वाला आप देख रहे हो ना, ये इसकी सास का है। तो पहले वो गई थी और अब इसके ससुर भी चले गए। अब श्री के तो पिता गए थे तो वो तो बहुत दुखी थी, और हेमा भी उतनी ही दुखी थी क्योंकि हेमा के पिता नहीं थे। इसकी माँ भी बहुत पहले गुजर गई थी जब ये सिर्फ 12 साल की थी, और हेमा अपनी माँ से बहुत क्लोज थी। उसके बाद जब हेमा की शादी हुई, हेमा यहाँ पर आई, तो उसके सास ससुर ने बिल्कुल उसको अपनी बेटी की तरह रखा, और हेमा भी बिल्कुल उन्हें अपने माता पिता की तरह ही मानती थी। और श्री तो उसके लिए बिल्कुल उसकी छोटी बहन थी। तो हेमा उसको सांत्वना दे रही थी कि तभी पीछे से आंटी उसको आवाज़ लगाती है, कहती है कुछ बात करनी है। फिर हेमा उसे बात करने जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्री अपनी भांजी को खाना खिला रही थी, और दूसरी तरफ हेमा आंटी के साथ टेरेस पर थी, और आंटी उसको यहाँ पर यह बताती है कि उसके ससुर की मौत बहुत ही गलत टाइम पर हुई है, क्योंकि आज पिशाच तिथि है, ऊपर से शनिवार है और अमावस्या भी पड़ रही है। तो ये बहुत ही खराब सहयोग है एक तरह का, और ऐसे समय में नेगेटिव एनर्जी पीक पर होती हैं। ऐसा समझ लो कि अमावस्या लगते ही दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाएगा, भूत पिशाच सब भटकेंगे, जो कि एक डेड बॉडी से बहुत ही इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए वो कहती है कि डेड बॉडी को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, एक जना पास में होना चाहिए। घर में चारों तरफ दिया जलाकर रखना, किसी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखना, और चाहे कोई भी आ जाए दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। तो अच्छे से सब ध्यान रखना, मैं कल आऊँगी। अब वैसे तो हेमा इन सब में नहीं मानती थी, वो बस साइंस और लॉजिक को मानती थी, लेकिन उसके बावजूद जो आंटी ने बोला था उसे फॉलो करती है और श्री को भी बता देती है। तो दोनों मिलकर घर में सब जगह दिया लगा रहे थे। इसी दौरान हेमा घर के दरवाजे के बाहर भी दिया रखने जाती है कि तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो काफ़ी मिस्टीरियस सी थी और चेहरे पर टैटू करवा रखा था। वो भी यही कहती है कि आपके ससुर की मौत एक ऐसे वक्त पर, एक ऐसे संयोग पर हुई है जो बहुत ही रेयर है, 10-12 साल में ऐसा योग बनता है। खैर मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। हेमा कहती कि कैसी रिक्वेस्ट? तो लड़की बोलती कि मुझे आप अपने ससुर की बॉडी दे दीजिए। तो हेमा को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या बोल रही हो तुम, पागल वागल हो गए हो क्या? वो लड़की कहती है कि देखिए, जिस समय पर आपके ससुर की मृत्यु हुई है वो बहुत ही खास है। आपके ससुर की बॉडी कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है, तंत्र साधना के लिए बहुत ही यूजफुल है, और मैं सालों से ऑकल्ट साइंस सीख रही हूँ। मेरी रिसर्च के लिए बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको 10 लाख देने को तैयार हूँ। लेकिन हेमा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो कहती देखो तुम जो भी हो चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो लड़की कहती ठीक है मैम, कोई बात नहीं, बॉडी आपको अपने पास ही रखनी है तो रखिए, लेकिन इतना जान लीजिए
कि आपके ससुर की बॉडी किसी खाली बर्तन की तरह है और आज रात बुरी आत्माएं ऐसे ही शरीर के फिराक में भटकेंगी। आज की रात आपके लिए बहुत यादगार होने वाली है, तो डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत से काम लीजिएगा। और एक बात और, सब माया है। और ये सुनकर मुझे वो याद आ गया था, मायाकाल विकराल वाला, जो गंजा सा था और उसके सर पर चमगादड़ का टैटू था। उसका डायलॉग था, सब माया है। खैर, जैसी वो लड़की बोली कि सब माया है, पीछे से चिड़िया बोलने लगी बहुत जोर जोर से, जैसे घबराहट में आवाज निकालती है वैसे। हेमा बस पीछे देखी और फिर सामने देखी तो लड़की गायब। मतलब वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यास्त का टाइम हो चुका था। हेमा छत पर दिया लगा रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है, एक नेगेटिव सी वाइब्स आती है और वो नोटिस करती है कि आसमान में ढेर सारी चिड़िया भी चिल्ला रही थी, जो कि एक तरह का अपशकुन भी माना जाता है। लेकिन हेमा तो इन सब में बिल्कुल नहीं मानती थी, तो वो तो इग्नोर कर देती है। लेकिन आंटी के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करती है। वो और श्री दोनों बॉडी के साथ उसी रूम में रहते हैं और श्री तो अपने पिता का हाथ पकड़ के बैठी थी और वो थोड़ी डरी हुई भी थी। कहती है कि क्या भूत पिशाच सच में बॉडी पर कब्जा कर लेती हैं। हेमा कहती नहीं श्री, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। श्री कहती है तो फिर हम ये रूल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो हेमा कहती है कि हमारे बुजुर्गों ने जो रूल्स बनाए हैं, इनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते होंगे। जैसे रात में दिया जलाने के लिए इसलिए कहा होगा ताकि लाइट देखकर चोर समझ जाए कि घर में लोग हैं और वो घर में घुसने से डरेंगे। और बॉडी की हिफाजत करने के लिए इसलिए बोला होगा ताकि कोई जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली बॉडी को खा ना जाए। और कुछ नहीं है, तो बिना बात के मत डरो। तभी इतने में लाश श्री का हाथ जोर से दबा देती है, जिससे श्री लाश का हाथ छोड़कर दूर हट जाती है। हेमा कहती है कि क्या हुआ, तो हाथ की तरफ इशारा करती है। फिर हेमा भी देखी कि वो हाथ में मूवमेंट हो रही थी, लेकिन हेमा को इसकी साइंस भी पता थी। कहती कि रिगर मोटिस करके कुछ होता है, मसल्स में स्टिफनेस आने से ऐसा होता है, तो तुम डरो मत, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। श्री कहती कि अरे इस वक्त कौन आया है। हेमा कहती कि तुम डरो मत, आराम से रहो, मैं देखती हूँ। फिर जब हेमा बाहर जाती है, कहती है कौन है, तो पता है बाहर से किसकी आवाज आती है, उसके पति की। कहता है मैं हूँ हरिनाथ, दरवाज़ा खोलो। तो हेमा खुश हो जाती है, अरे आप तो जल्दी आ गए। वो कहता है कि हाँ, ट्रेन से आता तो लेट हो जाता, इसलिए टैक्सी करके आ गया, चलो दरवाज़ा खोलो जल्दी। हेमा दरवाज़ा खोलने ही जा रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा और ये उसके पति हरिनाथ का ही था। कहता है कि मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, बस ट्रेन चलने वाली है। मतलब कि जो बाहर आया है वो कोई एंटिटी है। फिर हेमा उसे पूछती है कि कौन हो तुम, जिस पर फिर वो उसकी मरी हुई माँ की आवाज़ में बात करता है कि बेटा मैं हूँ तेरी माँ, कितने साल हो गए तुझे देखे हुए, अब तो बहुत बड़ी होगी होगी, आ बेटा दरवाज़ा खोल। एक सेकंड के लिए तो हेमा भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर वो मना कर देती कि नहीं माँ, आप चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। तो अब वो हेमा की बेटी की आवाज़ में बोलने लगता है, माँ दरवाज़ा खोलो ना माँ। जबकि हेमा को पता है कि इसकी बेटी तो अंदर घर में है। असल में ये एक पिशाच था। अब हेमा को इतनी नॉलेज तो नहीं थी कि ये क्या है, लेकिन वो बस ये बोलती है कि तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से। फिर वो अपनी शैतानी आवाज़ में बात करता है, कहता है कि दरवाज़ा खोल दे, मुझे आने दे, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन हेमा कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब वो लगातार दरवाज़ा पीट रहा था और एक गुस्से में बोलती रही कि चले जाओ यहाँ से। तभी नॉकिंग बंद हो गई, तो शायद वो चला गया था। फिर हेमा तुरंत भागकर वापस गई, तो उसे ऐसे घबराया हुआ देखकर श्री पूछती कि क्या हुआ भाभी, कौन था। तो ये बोल देती कि नहीं कुछ नहीं, कोई शरारती लड़का था ऐसे ही। फिर हेमा सबसे कहती कि आज रात सब साथ में रहेंगे, एक ही रूम में सोएंगे। भीशु से भी बोलती कि तुम भी अपनी चटाई ले आओ, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आप लोग सब रूम में जाइए, मैं यहाँ बाहर ही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हेमा अपनी बेटी और श्री के साथ उसी रूम में रहती है और भीशु बाहर रहता है। और ये भाई बिल्कुल बेकार आदमी था, उनको बोला कि चिंता मत करो मैं बाहर हूँ, और फिर चला गया। अंदर एक रूम में जाकर लाइट बंद किया और फ़ोन चला रहा है कि तभी बल्ब अपने आप जल गया और ये देखा कि स्विच भी ऑन है। ये चौंक गया कि ये कैसे हुआ, किसने किया। रूम के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, तो फिर ये लाइट बंद करके वापस लेट गया। तभी फिर से बल्ब वापस जल गया और स्विच वापस से ऑन था। अब ये डर गया कि ये हो कैसे रहा है। अब वो वापस स्विच ऑफ कर रहा था कि तभी भूत स्विच ऑन करने आ गया, उसके हाथ पर ही हाथ रख दिया और फिर एक शैतानी हंसी सुनाई दी। तो ये डर कर चिल्ला दिया और बहुत जोर से भागा। दूसरी तरफ वो सब भी चीख सुनकर डर गए कि ये क्या हो गया। इधर ये पूरा दिया विया गिरा के भाग गया।
मेन दरवाज़ा भी खुला छोड़ गया, ऐसे ही भाग गया। बताओ, उसको हेल्प करने के लिए रखा था और ये इसने हेल्प की। खैर अब ये तीनों भी रूम से बाहर आकर देखने आए कि क्या हो गया, और बॉडी को अकेला ही छोड़ दिया। मतलब दिया बुझ गया, दरवाज़ा खुल गया और बॉडी को अकेला छोड़ दिया। तो तीनों रूल्स ब्रेक हो गए और तभी रूम से खतरनाक सी आवाज आई, गुर्राने जैसी। फिर ये तीनों रूम में देखने गए तो बॉडी गायब है। और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो तो बहुत डराने वाला था। क्या देखा कि वो जो पैर का छापा था वो ज़मीन से होता हुआ सामने वाली दीवार तक जा रहा है, और फिर ऊपर छत से होता हुआ दूसरी दीवार से नीचे आ रहा है और रूम से बाहर जा रहा है, जिससे वो सब बहुत डर गए कि ये सब क्या है। लेकिन अब भी हेमा हिम्मत रखती है। वो शी से कहती है कि तुम बिल्कुल मत डरो, मैं देखकर आती हूँ। अब हेमा रूम से बाहर निकलती है और फर्श पर बने पैरों के निशानों को फॉलो करने लगती है। और इसी दौरान हेमा ने देखा कि उसका जो तोता था, जो पिंजरे के अंदर था, वो गायब था। और तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई कुछ खा रहा था। उसने देखा कि सामने चेयर पर उसका मरा हुआ ससुर बैठा है और वो उस तोते को नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर हेमा को एकदम से घिन सी आने लगी और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गई। उसने अपने ससुर को पुकारा कि बाबा। तो उसका ससुर उसकी तरफ ऐसे पलट कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। असल में हेमा के ससुर की बॉडी को एक पिशाच ने पोजेस कर लिया था। वो पिशाच हेमा को देखकर स्माइल करता है और कुर्सी से कूदकर हेमा की तरफ आने लगता है। हेमा की तो जैसे सांस ही थम गई। वो पिशाच ऐसे स्माइल करता हुआ हेमा की तरफ बढ़ रहा था। हेमा अब तुरंत भागकर रूम के अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। बाहर वो पिशाच दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा था, लेकिन हेमा दरवाजे को ऐसे पुश करके खड़ी थी। तभी हेमा ने देखा कि उसकी बेटी और श्री बहुत ज़्यादा डर रहे थे, जिस पर वो दरवाजे की कुंडी लगाती है और फिर उन्हें संभालती है, उन्हें हिम्मत देती है कि घबराओ मत। और इतने में नॉकिंग बंद हो गई। हेमा को लगता है कि शायद वो चला गया, तो अभी खिड़की से देखने जाती है कि तभी एकदम से पिशाच सामने आ जाता है और खिड़की से ही उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, जिस पर हेमा ने तुरंत ही खिड़की को बंद कर दिया। अब तक श्री ने उसे देख लिया था, तो वो पूछती है कि ये बाबा को क्या हो गया है। तो यहाँ पर हेमा को आंटी और उस लड़की की बात याद आई। उसे समझ आ चुका था कि वो सही कह रहे थे, उसके ससुर की बॉडी को किसी एंटिटी ने पोजेस कर लिया है। वो श्री को बताती है कि वो बाबा नहीं है, लेकिन वो जो भी है हमारे बाबा की बॉडी को लेने आया है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसे रोकना होगा, नहीं तो बाबा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ये उस पिशाच को रोकेगी कैसे? तभी उसे वो लड़की की बात याद आई, जो बोली थी कि सब माया है, इसलिए कुछ भी हो जाए डरना मत और हिम्मत से सामना करना। अब श्री तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, कहती कि प्लीज़ मत जाइए, जिस पर हेमा उसे कहती है कि डरना मत, और फिर वो बाहर जाने लगती है। इधर वो पिशाच भी बॉडी के साथ घर से बाहर जा रहा था। तभी पीछे से हेमा की आवाज़ आती है कि रुक जाओ। फिर वो रुक जाता है और पलटकर हेमा की तरफ देखता है, लेकिन हेमा उसे नहीं डरती और एकदम प्रखर होकर कहती है कि छोड़ दो मेरे बाबा का शरीर और चले जाओ यहाँ से। जिस पर कि अब वो हेमा की तरफ आने लगता है कि वो डरकर पीछे हट जाए, लेकिन हेमा एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वो कहते ना कि भूत से डर गए तो खेल खत्म, क्योंकि आप जितना डरोगे उनकी शक्ति उतनी बढ़ेगी और वो आप पर हावी हो जाएंगे, और नहीं डरोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उनको खूब गाली वाली दो तो भाग जाते हैं। हेमा गाली तो नहीं देती, बस वो बिना डरे बिल्कुल तनकर खड़ी थी और बहुत गुस्से में कहती है कि बाबा का शरीर छोड़ दो और चले जाओ, और पिशाच को बॉडी छोड़नी पड़ती है। वो चुपचाप रूम में चला जाता है, बॉडी को वापस वहीं बेड पर लेटाकर उसको छोड़कर चला जाता है। फिर अगली सुबह जब हरिनाथ घर आता है तो देखा कि उसके पिता की बॉडी को चादर से लपेटकर पूरा बांधा हुआ था। हरिनाथ को ये बहुत शॉकिंग लगता है कि ये सब क्या है, बाबा की बॉडी को ऐसे बांधा क्यों हुआ है। हेमा से पूछा तो कोई जवाब नहीं दी। फिर ये चेहरे से कवर हटाया तो देखा कि बॉडी के मुंह पर खून लगा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पिशाच तो बॉडी को छोड़ दिया था, तो फिर ये बॉडी को ऐसे बांध क्यों दिए? क्योंकि उस रात कई एंटिटीज भटक रही थी, जो बॉडी की वजह से हेमा के घर की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। तो कोई और एंटिटी बॉडी को पोजेस करके ले ना जाए, इसलिए वो बॉडी को ऐसे बांध दिए। रही बात कि जब एंटिटीज घर में बिना गेट खुले अंदर नहीं आ सकती थी, तो भीषु के साथ जो हुआ वो क्या था? तो वो सब हेलुसिनेशन था, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जीज बिना घर में घुसे भी भ्रम पैदा कर सकती थी और पूरा घर नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ था, सिर्फ इस बॉडी की वजह से। अब सोचो कि ये लोग कैसे पूरी रात काटे होंगे, क्या क्या सहे होंगे। तो ये थी हमारी पहली कहानी, और अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है मेडल।
जिसकी शुरुआत में हम उसी लड़की को देखते हैं जो पहली वाली कहानी में लाश खरीदने आई थी। ये इसमें भी है और ये काफ़ी बड़े घर में रहती थी। तभी प्रकाश नाम का आदमी वहां पर आता है, कहता है कि नमस्ते मैडम, एकदम फ्रेश स्टॉक लेकर आया हूँ। ये देखिए, एक लड़की ने इसी दुपट्टे से फांसी लगा ली थी। वो लड़की कहती कि अरे ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, कुछ और दिखाओ। तो फिर वो एक डायरी निकाल कर दिखाता है कि ये देखिए मैडम, ये उस औरत की डायरी है जो वालीगंज के एक घर में अकेली रहती थी और उसी घर में उसकी मौत हुई थी। इसमें उसने अपनी सफरिंग, दुख, दर्द सभी बातें लिखी हुई हैं। बस 15,000 की है। वो लड़की कहती कि यार तुम्हारी सप्लाई की क्वालिटी घटती जा रही है, लगता है मुझे कोई और वेंडर देखना पड़ेगा। प्रकाश कहता है कि अच्छा मैडम ये बात है, तो ये देखिए एकदम एंटीक पीस है। ये किसी ब्रिटिश सैनिक का मेडल था और ये उसके लिए 7.5 लाख मांग रहा था। वो लड़की कहती कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, 2 लाख में दे दो। प्रकाश कहता नहीं मैडम, फिक्स प्राइस है, 7.5 लाख से 1 रुपये कम नहीं होगा। लड़की कहती कि इतने तो मेरे पास अभी नहीं है। फिर वो 15,000 में डायरी खरीद ली। जाते जाते प्रकाश कहता है कि वैसे मैडम आपको मेडल लेना है तो मैं इसको 5 दिन रोक लूंगा, तब तक आप 7.5 लाख का जुगाड़ कर लो, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं रोक पाऊंगा। ये बोलकर वो चला गया। लेकिन उसके पीछे वो लड़की हंस रही थी कि 5 दिन तो क्या, तू तो इसे 5 घंटे भी अपने पास नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश पार्किंग एरिया में खड़ा होकर किसी से बात करता हुआ चल रहा था और बार बार उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब भी वो पलट कर देखता तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, जबकि प्रकाश को क्लियर सुनाई दे रहा था जैसे कोई वहां पर भारी बूट्स पहनकर चल रहा हो। तभी प्रकाश एक कार के नीचे देखता है तो वहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं जिसने बूट्स पहन रखे थे, जो कि असल में कोई भूत था। इससे पहले कि प्रकाश कुछ समझ पाता, वो भूत गाड़ी के डिक्के से निकला और प्रकाश को पकड़कर अंदर खींच लिया और वो मेडल वहीं फर्श पर गिर गया। और अगले दिन उस डिक्की से प्रकाश की लाश निकलती है। रही बात उस मेडल की, तो वो एक सुधीर नाम के बच्चे के पास था जो उसे स्कूल लेकर चला गया था। उसका दोस्त उसे देखने के लिए मांग रहा था, लेकिन सुधीर उसको मना कर रहा था। दोनों को ऐसे छीना झपटी करते हुए टीचर ने उनको देख लिया। इस टीचर का नाम था विभूति। विभूति तुरंत दोनों को डांटता है कि क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों। तो सुधीर कहता है कि सर ये मेरा मेडल छीन रहा था। इस पर दूसरा लड़का कहता है कि नहीं सर, मैं छीन नहीं रहा था, मैं तो बस देखने के लिए मांग रहा था। फिर विभूति उसका मेडल देखा कि दिखाओ जरा क्या है, और वो उसे देखकर चौंक गया कि अरे ये तो काफ़ी एंटीक लग रहा है। वो सुधीर से पूछता है कि ये मेडल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो सुधीर कहता है कि ये उसे अपने अंकल के घर से मिला है। अब सुधीर अपना मेडल वापस मांगता है, लेकिन विभूति अभी देने से मना कर देता है कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, छुट्टी के टाइम स्टाफ रूम से आकर ले लेना। फिर क्लास के बाद विभूति उस मेडल को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। विभूति का एक दोस्त था जो एंटीक्स आइटम के बारे में जानकारी रखता था, तो ये फोटो खींचकर उसको सेंड कर देता है। और पता है दोस्त कौन होता है? हरिनाथ, वही हेमा का पति हरिनाथ, पहली वाली कहानी वाला। हरिनाथ उस फोटो को देखकर कहता है कि ये तो कोई आर्मी मेडल लग रहा है, ये तो काफ़ी पुराना होगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल है। एक काम करो, कल तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है ना, तो घर आ जाओ, फिर देखते हैं। विभूति कहता है कि ठीक है। फिर छुट्टी के बाद जब सुधीर उस मेडल को लेने आता है तो विभूति उसे कहता है कि बेटा इस मेडल से मुझे कुछ काम है, तो मैं इसे कल लौटा दूंगा, लाओ अपना अंकल का नंबर दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सुधीर कहता है कि कोई नहीं सर, आप कल दे दीजिएगा, अंकल को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनसे मैं बात कर लूँगा। विभूति कहता है कि अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं रख लूँ, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। सुधीर कहता है कि जी सर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के बाद विभूति अपने घर जा रहा था और अब रात हो चुकी थी। तभी विभूति को अपने पीछे से आवाज आती है, जैसे कोई भारी बूट्स पहनकर उसके पीछे पीछे चल रहा हो। विभूति एकदम से पीछे पलट कर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर से उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अब विभूति डर जाता है और वो तेज तेज अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो अब वो बूट्स वाली आवाज़ भी तेज हो जाती है, जैसे उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी हो। और अब तो विभूति को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके बिल्कुल बगल में उसके साथ साथ चल रहा हो। और तभी हम व्यूवर्स ये देख भी पाते हैं, लेकिन विभूति को दिखाई नहीं देता। खैर विभूति जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। दरवाज़ा उसकी बूढ़ी माँ खोलती है और कहती है कि वो कहाँ है। विभूति कहता है कि कौन? तो उसकी माँ कहती है कि अरे वही जो लंबा सा आदमी तुम्हारे साथ आया है, मुझे लगा कि वो तुम्हारा कोई दोस्त है। फिर विभूति तुरंत बाहर निकल कर देखता है
तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी माँ पूछती कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। विभूति तो काफी हैरान था कि यार ये क्या हो रहा है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी शर्ट पर आयरन कर रहा था। तभी अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो आयरन अपने हाथ पर ही रख दिया। उसका हाथ जल रहा है और ये चुपचाप खड़ा है जैसे उसे होश ही ना हो। तभी उसकी माँ आकर ये देख लेती है और बोलती हे भगवान। तब विभूति एकदम से होश में आ जाता है और तब वो दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा। उसका हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था। अब उसकी माँ उस पर दवाई लगाती है और कहती कि अरे बेटा तुझे कितनी बार कहा है कि शादी कर ले, ऐसे अकेले रहने से दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो क्या कर लिया, चलो ध्यान रखो। अब मैं चली सोने। तो आंटी तो सोने चली गई और अभी सोच रहा है कि क्या वाकई में अकेलेपन से मुझे स्ट्रेस हो गया है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब अजीब हो रहा है। खैर अगले दिन विभूति मेडल लेकर हरिनाथ के घर जाता है। फिर हरिनाथ उस मेडल को देखकर बताता है कि ये तो 100 साल से भी पुराना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इसे गैलेंट्री अवार्ड के तौर पर अपने सोल्जर्स को देती थी। देखो इस पर जॉर्ज फोर की पिक्चर भी है। विभूति कहता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, ये मुझे अपने क्लास के बच्चे से मिला। कह रहा था कि ये उसके अंकल के घर पर मिला, लेकिन ये उसके अंकल के पास पहुंचा कैसे। हरिनाथ कहता कि अजीब है, पता नहीं, और वैसे इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें उस बच्चे के अंकल से बात करनी चाहिए। विभूति कहता है कि ठीक है, कल मैं उसके अंकल को स्कूल बुलाकर बात करूंगा। तभी हेमा आवाज लगाती है कि चाय रेडी है। बस उसकी आवाज आती है, उसे दिखाई नहीं जाता। खैर हरिनाथ जब चाय लेकर वापस आता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने विभूति टेरेस की वॉल पर खड़ा था। हरिनाथ उसको खूब आवाज लगाता है लेकिन वो नहीं सुन रहा था, वो अपने होश में नहीं था। तो हरिनाथ तुरंत चाय की प्लेट व्लेट गिराकर विभूति की तरफ भागता है और टाइम पर उसको पकड़ के नीचे ले आता है। फिर हरिनाथ उससे पूछता है कि भाई ये तू क्या कर रहा था, ये क्या हो गया तुझे। लेकिन विभूति को कुछ याद ही नहीं था और वो कहता कि शायद ये सब स्ट्रेस का नतीजा है। हरिनाथ कहता कि भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन छुट्टी ले ले और आराम कर, ऐसे तो हालत और बिगड़ जाएगी। अब इसके बाद वो अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। कहती है कि क्या हुआ विभूति जी, आप बहुत थके थके लग रहे हैं, 200 ग्राम का भार कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं। विभूति कहता कि मैं समझा नहीं। लड़की कहती कि मैं उस मेडल की बात कर रही हूँ जो आपके बैग में है। जब से आपने उसे अपने पास रखा है तब से ही आपकी तबीयत बिगड़ी है ना। आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आप पर नजर रख रहा है। विभूति हैरान हो जाता है कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता है, मेरा नाम ही पता है। कहता कि कौन हो तुम। तो लड़की कहती कि सब मुझे कलेक्टर बुलाते हैं। विभूति कहता कि तो आपको मुझसे क्या चाहिए। वो कहती कि आपका मेडल। लेकिन विभूति मना कर देता कि नहीं, मैं आपको क्यों दूं, जिसका है मैं उसे कल लौटा दूंगा। कलेक्टर कहती कि ठीक है, लेकिन आज रात जरा बचकर रहना। विभूति कहता कि बचना है किससे। कलेक्टर कहती कि वही जो कल से तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है, आज रात वो तुम्हारे सामने आने वाला है। विभूति कहता कि कौन कौन आने वाला है। कलेक्टर कहती कि लगता है तुमने अब तक अपनी परछाई नहीं देखी। फिर विभूति नीचे देखा तो उसकी परछाई के साथ किसी लंबे आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। विभूति बहुत जोर से डर गया और भागने लगा और कलेक्टर उसे देखकर हंस रही थी, कहीं यही तो नहीं इस पर भूत छोड़ रखी है। इधर विभूति भागता हुआ काफी दूर आ जाता है और जैसे ही उसे समझ आया कि ये सब मेडल की वजह से हो रहा है तो वो मेडल को फेंक दिया और घर आ गया। लेकिन फिर वो देखा कि मेडल भी वापस घर आ गया था, वो भी उसके आने से पहले। अब विभूति बहुत डर गया। उसकी माँ भी बाहर गई हुई थी और वो घर पर अकेला ही था। और क्योंकि कलेक्टर ने कहा था कि कोई उसे मारने आने वाला है तो सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिया और सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू लेकर बैठ गया। बताओ भूत को चाकू से मारेगा, मतलब इसको पता ही नहीं कि वो भूत है। असल में विभूति भूत प्रेत में मानता ही नहीं है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। विभूति को लगा कि वो आ गया तो ये हाथ में चाकू लेकर धीरे से दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। विभूति अब रूम के बाहर निकलकर इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसके पीछे एक बिल्कुल लंबा और पतला सा आदमी जिसने ब्रिटिश आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है, वो सीधा विभूति के रूम में चला जाता है और फटाक से दरवाजा बंद हो जाता है। आवाज सुनकर विभूति एकदम से पीछे पलटकर देखता है तो उसे दरवाजा बंद मिलता है। विभूति उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जोर जोर से धक्का मारता है और फाइनली वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। लेकिन वहां पर भी उसे कोई नहीं दिखता। आप सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रहा है।
तो विभूति यहाँ पर अपने बचाव के लिए ऑफेंसिव तरीका अपना रहा है। इससे पहले कि वो मुझे मारे, मैं ही उसे मार दूंगा, और हाथ में चाकू लेकर उसे ढूंढ रहा है। मतलब इसको अब तक समझ नहीं आया कि वो कोई इंसान नहीं है। विभूति हर जगह उसे ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसने विभूति को ढूंढा तो उसे देखकर विभूति की हालत खराब हो गई। एक लंबा सा ब्रिटिश ऑफिसर का भूत। विभूति उसे देखते ही नीचे गिर गया और भूत की तरफ चाकू कर दिया, जिस पर वो भूत विभूति की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर देता है। विभूति अब फिर से उस भूत के वश में आ जाता है, जिसके बाद वो उसी नाइफ से अपनी ही नस काटने लगता है कि तभी किसी ने विभूति को पुकारा, जिससे विभूति एकदम से होश में आ गया और उसे रियलाइज हो गया कि ये मैं क्या कर रहा था। उसने तुरंत उस चाकू को फेंक दिया और देखा कि वो भूत भी अब जा चुका था। तभी विभूति ने नीचे देखा तो ये उसका भाई था जिसने उसे पुकारा था। विभूति और उसके भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई चल रही थी। वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन आज पहली बार उसे देखकर विभूति को इतनी खुशी हुई कि उसने तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लिया। उसका भाई भी विभूति के इस रवैये को देखकर शॉक्ड हो गया। फिर अगले दिन स्कूल में सुधीर के अंकल आते हैं। वो बताते हैं कि ये मेडल एक ब्रिटिश सोल्जर का था, जो कि 1854 में रूस के खिलाफ लड़े गए। क्रीमियन वॉर के दौरान बैटल ऑफ सेवेस्टोपोल में बहादुरी दिखाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने उसे दिया था। बाद में उस सैनिक की तैनाती इंडिया में कोलकाता में हुई थी। उसी दौरान वो रोज एक शराब की दुकान पर जाता था, जो कि इनके पूर्वज की थी। अब एक दिन उस सैनिक के पास पैसे नहीं थे, तो ये उनके पास अपना मेडल गिरवी रखकर छोड़ गया था कि बाद में पैसे देकर ले जाएगा, लेकिन फिर वो लौट कर कभी आया ही नहीं। बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई है। उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी। लंबे समय से वो अकेलेपन और स्ट्रेस से जूझ रहा था। अब वो तो चला गया और सालों से मेडल इनके परिवार के पास है। एक बार क्या हुआ कि इसका जो भाई है वो ये मेडल जुए में हार गया था, और जिसने वो जीता था उसकी मौत हो गई और मेडल वापस इनके पास आ गया, जैसे प्रकाश को मारकर वापस इनके पास आ गया था। मतलब ये इस फैमिली के पास रहेगा तो ठीक, लेकिन कोई और इसे चुरा लेगा या अपने पास रख लेगा तो भूत उसे मारकर वापस इनके पास ले आएगा, क्योंकि उसने इनके पास गिरवी रखा था ना, और जिंदा वो है नहीं, तो यही रखेंगे अब उसे। इसलिए ये उसे म्यूजियम में भी नहीं दे सकते। नहीं तो पता चला कि भूत म्यूजियम के ऑनर के पीछे पड़ गया, उसे निपटा दिया। और किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े भूत तो बहुत खतरनाक होते हैं। वो डीमन या शैतान बन जाते हैं, जैसे एनाबेल। और उसको भी ऐसे नहीं रखा है, प्रॉपर रिचुअल करके बॉक्स में बंद करके रखा है, फिर भी वो कांड कर देती है। अभी सुनने में आया था कि बॉक्स से गायब हो गई थी और किसी बंदे को मार भी दिया है। खैर वापस ये वाली कहानी पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि भूत ने प्रकाश को तो एक झटके में मार दिया था, लेकिन विभूति के साथ लंबा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था। उसे फोर्स कर रहा था कि वो खुद की जान ले ले, क्योंकि विभूति की भी सिचुएशन उसके जैसी थी। वो भी अकेलेपन से जूझ रहा था, इसलिए ये उससे दिमागी तौर पर कनेक्ट हुआ। सेम परेशानी उसको थी, वो खुद को हार्म करता था और खुद की जान ले लिया। वही सब वो इसके साथ रिपीट कर रहा था। खैर जो हुआ सो हुआ, विभूति ने वो मेडल वापस कर दिया। फिर सबसे पहले तो उसने अपने भाई से सुलह कर ली, अपना वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सुलझा लिया, और अब बारी थी लव लाइफ की। तो विभूति स्कूल में एक टीचर को पसंद करता था और उसे पता था कि वो भी करती है, लेकिन अब तक वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए कभी उसको अप्रोच नहीं किया था। लेकिन अब वो पहल कर देता है। उसे एक शो में अपने साथ चलने के लिए पूछता है और वो खुश होकर हाँ भी कर देती है। विभूति भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी उस टीचर के कंधों पर भूत के हाथ दिखाई देते हैं। ये देख विभूति घबराकर पीछे हटने लगता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मतलब मेडल लौटाने के बाद भी भूत ने विभूति को नहीं छोड़ा। शायद वो उसे दिमागी तौर पर कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो गया है, या फिर विभूति पर अभी भी ट्रॉमा का असर है और ये बस वो हेलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि भूत पकड़ेगा तो उसको पकड़ेगा ना, टीचर को क्यों पकड़ेगा, उसने थोड़ा ना मेडल लिया था। तो ये थी भूतिया मेडल की कहानी। और अब चलते हैं तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है महेशेर महाजत्रा। तो इस कहानी में महेश नाम का एक आदमी होता है जो कि भूतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, हमेशा साइंस और लॉजिक की बात करता था। अब कोई भूत इसके पीछे पड़ गया था, इसे हॉन्ट कर रहा था, जिससे वो काफी परेशान था। तभी कलेक्टर उससे मिलने आती है, कहती है कि मैं दुनिया भर से सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और भूतिया कहानी कलेक्ट करती हूँ। सुना है कि आपके पास भी कोई कहानी है? जिस पर वो हंस देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भूत भूत कुछ नहीं होता, मुझे बस हेलुसिनेशन हो रहा है। वो हरिनाथ ने मुझे कहानी सुनाई थी, बस वही मेरे दिमाग में चढ़ गई है, उसी का असर है ये उसी कहानी की बात कर रहा है, पिशाच वाली, जो हरिनाथ को हेमा ने सुनाई होगी और वो इसको सुनाया होगा। अब वो एक सच्ची घटना थी, लेकिन इसे बस वो कहानी लग रही थी।
कलेक्टर उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ जो हो रहा है वो भूत कर रहा है, ना कि कोई मेंटल इशू। लेकिन वो नहीं मानता। तो कलेक्टर क्या करती, वो तो हंस के चल देती है, क्योंकि कलेक्टर का जो कैरेक्टर है वो ग्रे शेड में है। वो बस लोगों को समझाती है, बचाती नहीं है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि महेश जब घर में अकेला होता है तो भूत उसको हॉन्ट करने लगता है। बाहर उसे हवा में एक चादर तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए तो ये सब एक भ्रम था। तो क्या करता है कि वो भूत वाली चादर को खींचने लगता है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही थी, द्रौपदी की साड़ी की तरह। और ये भी दुशासन की तरह खींचे जा रहा है। बताओ, भूत का चीर हरण कर रहा है। खैर, आखिरकार वो खत्म हो गई तो देखा कि वहां कोई है ही नहीं। अब पूरी चादर इसके पीछे पड़ी थी, और अगले ही पल वो चादर फिर से पहले की तरह खड़ा हो गया। तो ये देखकर महेश पागलों की तरह जोर जोर से हंसता है, और फिर ऐसे किया और खत्म हो गया। अब महेश भाई बिल्कुल अकेला रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था, और ना ही उसका कोई दोस्त था। उसे कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हर बात पर लोगों से बहस करता रहता था। सिर्फ हरिनाथ ही अकेला उसका एक दोस्त था। तो हरिनाथ ही कुछ लोगों को लेकर आता है, और ये लोग ही महेश की अर्थी को लेकर जा रहे थे। वो जो मशीन नहीं होती जिसमें बॉडी डाल के जला देते हैं, वहीं ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो अब ये पैदल ही अर्थी लेकर जा रहे थे। इतने में अंधेरा हो गया, तो ये रात के अंधेरे में ही अर्थी लेकर जा रहे थे। तभी इसी बीच अर्थी अचानक से भारी लगने लगी। तो ये लोग उसको नीचे रख दिए, थोड़ा सुस्ता है, और फिर उसको उठाने लगे। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, उठ ही नहीं रही थी। तभी सामने से आवाज आई कि कुछ परेशानी है क्या। फिर उन्होंने देखा कि सामने से 4 लोग हाथ में लालटेन लेकर आ रहे थे, और शॉल से पूरा ऐसे खुद को कवर कर रखे थे। इन चारों को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि दूर से तो वो आते हुए नहीं दिख रहे थे, जैसे वो अचानक हवा में प्रकट हो गए हों। एक आदमी कहता है कि क्या हुआ है। हरिनाथ कहता है कि आप लोग कौन हैं। वो कहते हैं कि हम यहीं रहते हैं, आप बताइए कि बात क्या है। जिस पर ये लोग कहते हैं कि ये अर्थी बहुत भारी है, इसे उठाने में मदद कर देंगे। तो फिर वो चारों लोग अर्थी उठाते हैं और उठा लेते हैं, जो इनसे हिल भी नहीं रही थी, और अर्थी लेकर बहुत तेज तेज चलने लगते हैं। हरिनाथ के साथ जो लोग थे वो तो भाई वापस लौट गए, और हरिनाथ इन चारों के पीछे भागा, बोला कि धीरे चलो। लेकिन वो तो भागे जा रहे थे। पीछे से वो भागता हुआ कह रहा है कि रुक जाइए, इसे कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन वो बस चुपचाप चले जा रहे थे। फिर एक जगह पर रुक कर वो अर्थी नीचे रखती है। तभी हरिनाथ भागता वहां पहुंचा। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछता, महेश की लाश उठकर बैठ गई और कहता है कि भाई तू सही कहता था, भूत होते हैं। ये देखकर हरिनाथ इतना डर गया कि वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि महेश की बॉडी मिसिंग थी, और इन चारों लोगों का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। मतलब ये तो साफ है कि वो चारों लोग नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो कोई सुपर नेचुरल फोर्स थे जो महेश को ले गए। और गलती हरिनाथ की थी। मतलब रात में अर्थी लेकर कौन जाता है। ठीक है, मजबूरी थी, लेकिन भूतिया कांड तो उसके साथ हो गया। मतलब एक तरफ उसकी पत्नी हेमा है, जो रात भर अपने ससुर की बॉडी को एंटिटी से प्रोटेक्ट करके रखी, वो भी घर के अंदर। और हरिनाथ तो रात में अर्थी लेकर जा रहा था। अब उसका भूत से सामना हुआ तो डर के बेहोश हो गया, और महेश की बॉडी चली गई। अब बॉडी के बिना तो उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था। तो उसके बिना ही हरिनाथ एक पंडित से बात करके सीधा महेश का पिंडदान कर देता है, और फिर जाने लगता है। लेकिन तभी वो सब उनके सामने बिखरा हुआ मिलता है। मतलब कि महेश की आत्मा को शांति नहीं मिली है, और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। वैसे ये कहानी बस ऐसी थी जैसे एंडिंग करने के लिए। बाकी मेन कहानी तो थी स्टार्टिंग वाली, और मुझे दोनों ही बहुत मस्त लगी थी, खासकर पहली वाली। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, और साथ साथ वीडियो को लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।